नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने वायु के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि वायु हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस अध्याय का नाम है जल। जरा सोचिए, यदि पृथ्वी पर एक भी बूंद पानी न हो तो क्या होगा। न पेड़ पौधे होंगे, न पशु पक्षी, न खेती होगी और न ही मनुष्य का जीवन संभव होगा। यही कारण है कि जल को जीवन का आधार कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, फिर भी हमें पीने योग्य पानी की कमी होती है। समुद्रों और महासागरों का अधिकांश जल खारा होता है, जबकि मीठा पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे महासागर और समुद्र क्या है, समुद्री जल की विशेषताएं क्या है, ज्वार भाटा कैसे आता है, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जल हमारे जीवन और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो तैयार हो जाइए जल की इस रोचक दुनिया की यात्रा के लिए। आज कक्षा के अंत तक आप समझ जाएंगे कि जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। एक मशहूर कहावत भी है, यदि जल है तो कल है। चलिए अब अध्याय जल को विस्तार से समझना शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न है, जल चक्र की कौन सी प्रक्रियाएं होती है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ये जल चक्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने जरूर देखा होगा कि ठंडे पानी के गिलास में बाहर की तरफ बूंदें आ जाती हैं। ये सब संघनन के कारण होता है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जल चक्र कहते हैं। सागरीय जल की लवणता में यह सर्वाधिक रूप से मिलता है। ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये खाने का नमक होता है। इसका मापक आधार होता है लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा के रूप में मापी जाती है। औसत लवणता महासागर की औसत लवणता प्रति 1000 ग्राम में 35 ग्राम होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपकेंद्रीय बल का भी इसमें प्रभाव होता है। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसको भाटा बोलते हैं। सामान्यतः एक दिन में 2 बार ज्वार एवं भाटा आते हैं। सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में हो, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं। इन्हें वृत्त ज्वार कहते हैं। यह कब होता है, यह पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, जिससे निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ये कब आते हैं, ये कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की समाप्ति या अष्टमी को आते हैं। उच्च ज्वार के क्या क्या लाभ होते हैं। नौ संचालन में फ़ायदा होता है, यानी जब नौका चलाते हैं यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करते हैं। मत्स्यन में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के कारण मछलियाँ तट के बहुत करीब आ जाती हैं। इससे मछुआरों को मछली पकड़ने में मदद मिलती है। यह जल विद्युत बनाने में भी काम आता है। कई स्थानों पर ज्वारीय तरंगों की ऊर्जा का उपयोग कर जल विद्युत उत्पादित की जाती है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है गर्म जल धाराएं। इनकी दिशा ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। इसका उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं ठंडी जल धाराएं। इसका एक उदाहरण है लेब्राडोर। महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कौन सा होता है, यह समुद्री क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जल धाराएं आपस में मिलती है। यह संगम समुद्री जीवन और प्लवक के लिए आदर्श तापमान और पोषण उत्पन्न करता है, जिससे मछलियों की भारी पैदावार होती है। सुनामी
शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी भाषा से। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय यानी बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। इससे एक महाविनाश हुआ था 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में। इसका प्रभाव भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीपों में स्थित है, पूर्णतः डूब गया था। इसकी कुछ चेतावनियां भी होती है। सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत एवं हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी गैसीय प्रणालियां पूरी तरह क्रियाशील हैं। इस जल निकायों में जल हमेशा शांत रहता है। ताल एवं झील में महासागर का जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं होता। जल चक्कर, ज्वार भाटा और जलधारा इस गतिशीलता के ही प्रमाण हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।